सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, जिसमें से कि हम लोगों ने पढ़ा था। थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा दूं कि फीटल सरफेस के बारे में। फीटल सरफेस का 80% भाग जो होता है किस तरीके से बना होता है वो सब हम लोग देख चुके थे। और आज हम लोगों को पढ़ना था कि मैटरनल सरफेस जो कि 20% से भी कम भाग का बना होता है, मैटरनल सरफेस, उसको आज हम लोग को पढ़ना था। और हम लोग ये भी देख चुके थे कि किस जो प्लेसेंटा होता है वो कितने ग्राम का होता है, तो 500 ग्राम का होता है। ये भी हम लोगों ने देखा था। और हम लोग देखे थे कि आरोपण इसका किस तरीके से होता है, 13वें दिन ट्रोफोब्लास्ट का किस तरीके से निर्माण होता है, फिर उसके बाद अंगुलीनुमा उभार होता है। ये सब हम लोग देख चुके थे। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि कोरियन फ्रंटोज में तथा डेसिडुआ बेसिलाई से मिलकर ये सब का किस तरीके से इसका निर्माण होता है। ठीक है, ये सब हम लोग देख चुके थे। और हम लोग इस बात पे भी चर्चा कर चुके थे कि जो मैटरनल स्पेस होता है, मैटरनल सरफेस होता है, वो बिल्कुल रफ होता है, स्पॉन्जी होता है, मतलब बहुत ही खुरदरा टाइप का होता है। और जो फीटल सरफेस होता है वो बहुत चमकदार और चिकना होता है। ये सब की बात हम लोग कर चुके थे। वेट के बारे में बात कर चुके थे कि 500 ग्राम होता है। शेप के बारे में बात कर चुके थे, सर्कुलेशन डिस्क होता है। डायमीटर की बात कर चुके थे कि डायमीटर इसका 15 से 20 सेंटीमीटर होता है। इस सब के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब हम आज बात करेंगे कि मैटरनल सरफेस किस तरीके से मैटरनल सरफेस से बना होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को अब हम बात करते हैं कि प्लेसेंटा को हम हिंदी में अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं मैटरनल सरफेस की। तो देखो, मैटरनल सरफेस जिसको हम मातृक सतह कहते हैं, जो भाग माता के द्वारा बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मातृक सतह या मैटरनल सरफेस कहते हैं। तो परिपक्व अपरा जिसको मैच्योर प्लेसेंटा कहते हैं का 20% से भी कम भाग मैटरनल ऑर्गन का होता है। मतलब माता का जो होता है वो 20% से भी कम भाग होता है। एक परिपक्व प्लेसेंटा में केवल 2 भाग ही होते हैं, जो कि डेसिडुआ बेसिलस और इंट्राविलस स्पेस होते हैं। ये दोनों चीज़ें होती हैं मैटरनल स्पेस में। विलाई क्या होता है? विलाई प्लेसेंटा की एक क्रियात्मक इकाई होती है। अब हम इंट्राविलस स्पेस को देखने से पहले जानते हैं कि विलाई क्या होता है। तो विलाई जो होता है वो क्या होता है? आप लोगों ने देखा कि प्लेसेंटा की एक क्रियात्मक इकाई होती है जिसको हम विलाई कहते हैं। और उसके बाद क्या है? 2 विलाई के मध्य स्पेस को ही हम इंट्राविलस स्पेस कहते हैं। जैसे इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये 2 विलाई हो गया, इसके बीच का जो स्पेस हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं? इंट्राविलस स्पेस कहते हैं। इंट्राविलस स्पेस की कोई हिंदी नहीं होती, तो इसलिए आपको इंट्राविलस और विलाई इसको आपको हिंदी में ही रटना पड़ेगा, इंग्लिश में ही रटना पड़ेगा। तो इंट्राविलस स्पेस में पाया जाने वाला जो रक्त होता है, एक और जहाँ भ्रूणी रक्त जो परत होता है चिकनी तथा चमकदार होती है, जैसे कि जो बच्चे का होता है 80% जो भाग होता है उससे बच्चे के ऑर्गन से बना होता है, फीटल ऑर्गन से बना होता है, वो चिकना तथा चमकदार होता है। वहीं दूसरी ओर आपने देखा कि मैटरनल सरफेस खुरदरी स्पंजी जिसको हम कहते हैं रफ स्पॉन्जी होती है। और मैटरनल सरफेस 15 से 20 कॉन्वेक्स खंडों में विभाजित रहती है, जिनको हम क्या कहते हैं? साइटोलेडॉन्स कहते हैं। एक परिपक्व अपरा में 50 मिली रक्त होता है 500 ml। एक जो परिपक्व अपरा जिसको प्लेसेंटा कहते हैं में 500 ml रक्त होता है। इसमें से 70% रक्त जिसको हम बोल सकते हैं 350 ml विलाई सिस्टम में, तथा 30% जो रक्त होता है वो 150 मतलब 150 ml इंट्राविलस स्पेस में पाया जाता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा इस तरीके से देखते हैं अपनी कॉपी नोट्स के थ्रू। तो प्लेसेंटा में टोटल कितने ब्लड पाए जाते हैं? 500 ब्लड होते हैं, जिसमें 350 ml ब्लड विलाई सिस्टम में होता है तथा 150 ml ब्लड इंट्राविलस स्पेस में होता है। एट टर्म की बात करें, मतलब जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, फीटल के बाहर निकलने की बात होती है, तो उस समय पे क्या होता है? डिलीवरी के टाइम पे हम जिसको एक चेक में डिलीवरी के टाइम पे बोल सकते हैं, एट टर्म 500 से 600 ml प्रति मिनट की रेट से इंट्राविलस सिस्टम में ब्लड फ्लो होता है। ब्लड फ्लो मतलब
टर्म के समय डिलीवरी के टाइम पे 500 से 600 ml प्रति मिनट की दर से इंट्राविलस सिस्टम जो होता है, इंट्राविलस प्रक्रिया में ब्लड क्या करता है, बहता है। ब्लड जो है, रक्त जो है वो बहना स्टार्ट हो जाता है। मैच्योर प्लेसेंटा में लगभग 60 विलाई प्रेजेंट होते हैं। एक मैच्योर जिसको हम कह सकते हैं कि परिपक्व अपरा में कितने विलाई प्रेजेंट होते हैं, तो 60 विलाई होते हैं। कितने होते हैं? 60 विलाई मौजूद रहते हैं। 3 या 4 विलाई मिलकर एक कॉन्टिलीडन का निर्माण करते हैं। 3 से 4 विलाई मिलकर एक कॉन्टिलीडन का निर्माण करते हैं। तो इसकी कोई हिंदी नहीं है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं इंग्लिश में बता रही हूँ। तो इसकी कोई हिंदी नहीं है, तो आप लोग कॉन्टिलीडन ही समझिएगा। इस प्रकार लगभग 16 से 20 से कॉन्टिलीडन होते हैं। 16 से 20 या 15 से 20 ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो 15 से 20 कॉन्टिलीडन होते हैं। प्राइमरी विलाई का निर्माण 13वें दिन होता है। प्राइमरी विलाई मतलब बोले तो प्राथमिक विलाई, जो प्राथमिक विलाई होता है उसका निर्माण किस दिन पे होता है? तो प्राथमिक विलाई का निर्माण 13वें दिन होता है। और सेकेंडरी विलाई जिसको हम द्वितीयक विलाई भी कह सकते हैं, तो द्वितीयक विलाई का निर्माण 16वें दिन होता है। टर्सरी जिसको हम तृतीयक विलाई भी कह सकते हैं, तो इसका निर्माण 21वें दिन पे होता है। फंक्शन ऑफ विलाई, तो विलाई का कार्य क्या होता है? हम लोगों ने इतने देर से देखा कि विलाई ये है, विलाई वो है, तो विलाई के कार्य के बारे में जानते हैं कि विलाई आखिर कार्य करता क्या है। तो विलाई का कार्य मैटरनल और फीटल ब्लड को एक्सचेंज करने में सहायता करना है। जैसे कि जो मैटरनल माता की तरफ से जो रक्त आता है और जो फीटल बच्चे का जो फीटस का जो भ्रूण का जो ब्लड होता है, रक्त होता है, आपस में उन दोनों को एक्सचेंज बदलने का कार्य ही विलाई का होता है। तो आप लोगों ने जाना कि विलाई क्या होता है? माता और बच्चे के ब्लड जो उनका रक्त होता है उसको एक्सचेंज मतलब बदलने का कार्य करता है। फीटल सर्कुलेशन की बात करते हैं कि फीटल सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। तो फीटल सर्कुलेशन की बात करें तो अम्लाइकल वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अम्लाइकल वेन मतलब अम्लाइकल जो शिरा होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड का मतलब होता है ऑक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें O2 की उपस्थिति हो, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, उसी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड मतलब होता है ऑक्सीकृत ब्लड होता है। जो अम्लाइकल वेन होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीकृत ब्लड होता है। इसमें 2 आर्टरी 2 वेन होते हैं। फीटल सर्कुलेशन में बात करें तो 2 आर्टरी और 2 वेन होते हैं, मतलब जो अम्लाइकल कॉर्ड होता है उसी में होते हैं ये 2 आर्टरी और 2 वेन। 2 आर्टरी का मतलब 2 धमनियाँ और 2 शिराएँ होती हैं। इसी किसमें होती है, किसके थ्रू वो जुड़ी होती है? तो जो आपका अम्लाइकल कॉर्ड होता है, जो बच्चा इस तरीके से हो गया यहाँ पे बच्चा और ये हो गया प्लेसेंटा, तो इसके थ्रू यही बीच में जोड़ने का कार्य अम्लाइकल कॉर्ड का होता है। और इसी अम्लाइकल कॉर्ड में 2 आर्टरी और 2 वेन पाए जाते हैं। बट क्या होता है कि 16वें वीक में राइट अम्लाइकल वेन डिसअपियर हो जाता है, मतलब जो दाएं तरफ का वेन होता है वो क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, मतलब अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाता है। इसका कारण ओजेनेसिस होता है। इसका कारण ओजेनेसिस का अर्थ होता है अंगों का निर्माण होना। जब अंग जो होते हैं, बच्चे का जो अंग होता है, भ्रूण का जो अंग होता है, उसका जब निर्माण होने लगता है तो उसमें क्या होता है कि अम्लाइकल वेन डिसअपियर हो जाती है। एक अम्लाइकल वेन ख़त्म हो जाती है, जिससे कोई भी प्रभाव बच्चे पे नहीं पड़ता है कि उसका सर्कुलेशन सिस्टम खराब होगा या फिर कुछ और ख़राब होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए अंगों के निर्माण के दौरान ये क्या होता है कि डिसअपियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि ओजेनेसिस आखिर होता क्या है। तो ओजेनेसिस जो होता है उसका मतलब होता है अंगों का निर्माण। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि ओजेनेसिस क्या होता है। तो ओजेनेसिस का मतलब होता है कि अंगों का निर्माण होना। अब हम बात करते हैं कि वेन। तो वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से फीटस तक लेकर जाती है। जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीकृत रक्त को प्लेसेंटा से, ये हो गया प्लेसेंटा,
और ये हो गया बच्चा, ये हो गया बच्चा। तो वेन क्या काम करती है? वेन मतलब सिरा होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो ऑक्सीकृत रक्त होता है उसको यहाँ प्लेसेंटा से फीटस, यहाँ पे इसका अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, तो जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड को हिंदी में नाभिरज्जु कहते हैं। तो नाभिरज्जु होता है, उसी के थ्रू क्या करती है कि ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीकृत ब्लड होता है उसको यहाँ पे फीटस के पास लेकर जाती है। और आर्टरी का क्या काम होता है? आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को 400 ml प्रति मिनट की दर से फीटस से प्लेसेंटा की ओर ले जाती है। मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, ऐसे ब्लड को यहाँ फीटस से लेकर ये क्या करती है? प्लेसेंटा में लेकर जाती है। फिर वहाँ पे प्लेसेंटा में जाने के बाद माता के रक्त में मिल जाता है, उसके बाद वो फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर प्लेसेंटा में आ जाता है, फिर प्लेसेंटा से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है जो कि वेन ले जाने का कार्य करती है। अच्छा, हम जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, जो बड़े पर्सन होते हैं जैसे कि हम लोग हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब हार्ट अपना कार्य करने लगता है तो आर्टरी शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, लेकिन ये जो फीटस होता है इसमें अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। अशुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, और शुद्ध रक्त मतलब जिसमें ऑक्सीजन होता है, इसको हम इंग्लिश में ऑक्सीजनेटेड भी कहते हैं। तो आप लोग देखते होंगे आर्टरी जो शुद्ध रक्त को लेकर जाने का कार्य करती है, और वेन जो सिराएं होती है वो उसमें अशुद्ध रक्त बहती हैं। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है ये प्रेगनेंसी के टाइम पे फीटस में। तो फीटस में अशुद्ध रक्त को लेकर जाने का कार्य धमनियाँ करती हैं तथा शुद्ध रक्त को लेकर आने का कार्य सिराएं करती हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर हम देखते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है उनकी बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम उत्सर्जन संबंधी सिस्टम कहते हैं। उत्सर्जन संबंधी कार्य भी इसको हम कह सकते हैं। तो प्लेसेंटा फीटल ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। एक प्लेसेंटा जो होती है, एक जो अपरा होती है, वो क्या करती है? फीटस ब्लड से, जो फीटस का रक्त होता है वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट, जिसका कुछ भी कार्य नहीं होता, जो बिल्कुल वेस्ट होते हैं, जो जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, ये सब क्या करता है? प्लेसेंटा द्वारा माता के रक्त तक पहुंचाई जाती हैं, और यह प्रक्रिया साधारण विसरण द्वारा पूर्ण होती है। तो ये क्या कहते हैं कि प्लेसेंटा के थ्रू ही ये माता के रक्त में पहुंचाए जाते हैं। फिर माता के रक्त में आप जानते हैं ये सब शुद्धिकरण हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या कार्य करते हैं उनको देखते हैं। तो प्लेसेंटा से जुड़ी अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजन ब्लड लेकर वेन O2 ब्लड से लेकर आती है। तो O2 मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 1 सेकेंड। प्लेसेंटा से जुड़ी अम्बिलिकल कॉर्ड में अम्बिलिकल वेन क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और अम्बिलिकल आर्टरी CO2 ब्लड लेकर जाती है। CO2 ब्लड मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो आप देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो आप ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब सांस को छोड़ते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसी तरीके से बच्चे में ये प्रक्रिया है, रिस्पायरेटरी सिस्टम की प्रक्रिया है, वो स्वतः नहीं कर सकता है। वो सारी प्रक्रियाएं प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ही उसके अंदर स्थापित होती हैं। तो इसलिए उसका जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सब इसी के थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। तो इसलिए प्लेसेंटा का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है एक बच्चे के जीवन के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? न्यूट्रेटिव सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रेटिव सिस्टम क्या होता है। तो बात करते हैं कि न्यूट्रेटिव सिस्टम का। तो ग्लूकोज, फैटी एसिड, मिनरल्स, विटामिन, ये सब प्लेसेंटा से फीटस तक जाता है। प्लेसेंटा के देखो ये सब चीज़ें माता में मौजूद होती हैं। तो माता में मौजूद होती हैं तो माता के थ्रू प्लेसेंटा में जाता है, और प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चे तक पहुंचता है। इसी की वजह से उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जैसे कि ग्लूकोज, लिपिड, एमिनो एम्ल, विटामिन, खनिज लवण आदि पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होते हैं बच्चे के लिए। तो ये क्या होता है कि माता से इंट्राविलस स्पेस तक आने के बाद, अब मैं आपको पूरा
ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जितना आपको नीड है उतना ही बता रही हूँ। तो अगर ऐसे बात करें तो माता से इंट्राविलस स्पेस तक आने वाले रक्त में इन पदार्थों की मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जहाँ ये फीटस तक पहुँचाए जाते हैं, मतलब भ्रूण तक पहुँचाए जाते हैं। इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि प्लेसेंटा फीटस की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की भी पूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आपको पता ही चल गया, प्लेसेंटा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। गर्भस्थ शिशु तक भिन्न भिन्न पदार्थ पोषक पदार्थ का स्थानांतरण और भिन्न भिन्न विधियों द्वारा होता है। तो ये सब बहुत विधि होती है इसमें, जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन, जिसको सामान्य विसरण विधि कहते हैं, इन सब के थ्रू होता है। तो इन सबको आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये जानना है कि प्लेसेंटा न्यूट्रिटिव सिस्टम का कार्य करता है और फिर उसमें ग्लूकोज, फैटी एसिड, इन सबको भी ले जाने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव सिस्टम की। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब होता है कि सुरक्षा संबंधी कार्य करना। क्या होता है? सुरक्षा संबंधी कार्य करना। अभी लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी करूंगी, तो उनके आपको जवाब भी देने हैं। अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो देख रहे हो तो आई होप आप लोग 100% मैं श्योर हूँ कि आप लोग वीडियो में अच्छे तरीके से बता ले जाएंगे उन आंसर को। तो प्लेसेंटा एक बैरियर सेलेक्टिव थिंग्स को ही फेटस तक जाने देता है। जैसे कि प्लेसेंटा क्या होता है? एक बैरियर, एक वाहक के रूप में भी कार्य करता है। प्लेसेंटा एक वाहक, मुख्य अवरोधक जिसको हम कह सकते हैं, अवरोधक के रूप में भी कार्य करता है कि माता के रक्त में मौजूद कई हानिकारक जैसे पदार्थ होते हैं उनको रोक देता है एक फीटस तक जाने में। तो हालांकि जो माता होती हैं, भ्रूण के मध्य पाए जाने वाले जो बैरियर्स होते हैं वो तो इनकम्प्लीट होता है। यही कारण है कि कई हानिकारक एजेंट जैसे कि रुबेला का वायरस और पोलियो वायरस, खसरे का वायरस, क्षय रोग का जीवाणु, मलेरिया परजीवी आदि प्लेसेंटल बैरियर को पार कर माता से भ्रूण तक पहुंच जाते हैं। देखो, जो ये बैरियर होते हैं ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होते हैं। अगर ये बैरियर्स जो हैं माता और फीटस के मध्य, अगर ये कंप्लीट तरीके से हों तो कि जैसे कि मीजल्स अगर माँ को हुआ रहता है या फिर टीबी हुआ रहता है, ट्यूबरक्लोसिस हुआ रहता है, तो बच्चे माँ से बच्चे में ना हो, लेकिन ये एक तरीके से इनकम्प्लीट होते हैं। तो इस तरीके से कुछ ही चीज़ों को रोक पाते हैं और बाकी सारी चीज़ों को नहीं रोक पाते हैं। यही कारण है कि जब माता प्रेग्नेंट रहती है तो उनको बच्चे जैसे कि माँ अगर ट्यूबरक्लोसिस या फिर मलेरिया से या फिर पोलियो वायरस से इन सबसे अगर पीड़ित है तो ये कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव ना करें, क्योंकि उससे बच्चे को भी होने का खतरा रहता है। अब हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। तो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन मतलब क्या होता है कि ये क्या एंटीबॉडीज़ को सप्रेस करने का कार्य करते हैं ताकि एबॉर्शन ना होते। इम्यूनोलॉजिकल मतलब होता है कि कभी कभी क्या होता है कि माता जो जैसे कि हमारी जो बॉडी है वो अपने ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो अपने ही प्रोडक्ट रहते हैं, उनको नेक्स्ट किसी दूसरे का प्रोडक्ट समझने लगती है, तो उनके प्रति एक बैरियर के रूप में कार्य करने लगती है। फिर क्या होता है कि जब बैरियर का काम करने लगती है तो उनसे जो हमारे हार्मोन सिस्टम होते हैं, इम्यून सिस्टम होते हैं, वो लोग उससे लड़ने का कार्य करते हैं। फिर जब लड़ने का कार्य करते हैं तो उसको जो प्रोडक्ट हमारी बॉडी में रहता है, नेक्स्ट मतलब दूसरा कोई जो प्रोडक्ट आया रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने, उसको एकदम हानि पहुंचाते हैं, उसको ख़त्म करने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से अगर इम्यून सिस्टम मतलब इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ये होता है, जैसे कि एक तरीके से हम समझें जब कोई भी बीमारी होती है, जैसे कि टीबी की, अगर टीबी का कोई भी एजेंट आ गया, वायरस आ गया, टीबी बैक्टीरिया से होता है, तो बैक्टीरिया आ गया अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट करता है टीबी का बैक्टीरिया, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम का एक निर्माण करती है। जैसे कि ये बॉडी हो गई और अगर यहाँ से टीबी का वायरस आ रहा है हमारी बॉडी में इंटर कर गया, तो पहले यहीं पे क्या होता है कि इम्यून सिस्टम इससे लड़ने का कार्य करते हैं। अगर इसको जानते रहते हैं, जैसे टीबी का इंजेक्शन लगा रहता है तो वो लोग जानते रहते हैं कि हाँ हमारी बॉडी में मौजूद रहता है कि ये टीबी का बैक्टीरिया है और इसको हमें नष्ट करना है, ये हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, तो इससे लड़ने का कार्य करते हैं और इसको यहीं पर डिस्ट्रॉय करके ये क्या होता है कि डिस्ट्रॉय जो टीबी का बैक्टीरिया रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर इंटर बॉडी में नहीं कर पाता है, ये होता है। तो इसी को इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन कहते हैं। अगर ये नहीं होता है तो क्या होता है कि जैसे कि जब फीटस इंटर करता है माँ के अंदर, तो ये जो हमारी बॉडी रहती है वो सोचती है कि ये
ये कोई ऐसी पार्ट है जो कि बॉडी का नहीं है, तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने का, नष्ट करने का कार्य करती है। तो जब नष्ट कर देती है तो एबॉर्शन की कंडीशन बन जाती है। इसी को कहते हैं कि इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, अपनी ही बॉडी सेल शरीर के दूसरे बॉडी सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण होना ऑटो इम्यून कहलाता है। तो ये जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होता है ये एंटीबॉडीज़ को सप्रेस करके रखती है, मतलब उसको एकदम पकड़ के रखती है ताकि एबॉर्शन ना हो। ये होता है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है, जिसमें हार्मोन्स का प्रोड्यूस करती है, हार्मोन्स का। एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी फंक्शन क्या होता है, तो हार्मोन्स का प्रोड्यूस करती है, मतलब हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, स्रावण होता है। जिसमें कि हम बात करें कि एक होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन्स होता है। तो HPL जो हार्मोन्स होता है यह हार्मोन प्लेसेंटा के सेंसियो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा उत्पादित होता है, तथा इस हार्मोन को ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेट्रोट्रोफिन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कोरियोनिक सोमैटोमेट्रोट्रोफिन के नाम से जाना जाता है। यह ब्रूड की ओर एमिनो जो अम्ल होता है और ग्लूकोज आदि पोषक पदार्थों के स्थानांतरण में क्या करती है, ये सहायता करती है। और एक हार्मोन होता है HCG हार्मोन, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। तो यह एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका उत्पादन प्लेसेंटा की सेंसियो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका उत्पादन प्लेसेंटा की सेंसियो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। रासायनिक तथा क्रियात्मक रूप से ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। तो अगर आपको ऑप्शन में आए तो आपको पीयूष ग्रंथि ही लगाना है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के समान ही होता है। देखिए, जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन होता है यह एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका उत्पादन प्लेसेंटा की सेंसियो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। रासायनिक तथा कार्यात्मक रूप से यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के समान होता है। तो ये क्या होता है कि ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है, पीयूष ग्रंथि से जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है उसी के समान रहता है। तो अगर सेंसियो ट्रोफोब्लास्ट है तो आपको ऑप्शन में सेंसियो ट्रोफोब्लास्ट लगाना है, और अगर नहीं है तो आप पीयूष ग्रंथि भी लगा सकते हैं। इसके द्वारा निम्न का जैसे कि बहुत सारे कार्य हैं वो भी किए जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के प्रथम 6 सप्ताह तक कार्पस ल्यूटियम का मेंटेनेंस करना। तो प्रेगनेंसी के 6 सप्ताह तक ये कार्पस जो ल्यूटियम होता है उसका मेंटेनेंस करता है। और कार्पस ल्यूटियम द्वारा प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन के सिक्रेशन को भी प्रभावित करता है। तो कार्पस ल्यूटियम द्वारा क्या करता है कि प्रोजेस्टेरॉन नामक जो हार्मोन होता है उसके स्रावण के लिए भी प्रेरित करता है। यह प्रत्यक्ष रूप से नर भ्रूण के बाह्य जननांगों के विकास में सहायक होता है। ये जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से, अगर जैसे कि मेल गैमेट है, मेल फीटस है, तो उसके जो बाह्य जननांग है, बाहरी के जननांग है, उनके विकास में भी ये सहायता करता है। नेक्स्ट हार्मोन है एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का क्या कार्य होता है उसको भी देख लीजिए। तो देखो, जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, इसका उत्पादन जो होता है प्लेसेंटा के सेंसियो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा होता है। इसका भी उत्पादन सेंसियो ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा ही होता है। और एस्ट्रोजन के जो कार्य हैं उनकी बात करें तो यह प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलकर प्रेगनेंसी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। और एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के दौरान माता में होने वाले विभिन्न परिवर्तन जितने भी होते हैं उनके लिए यही जिम्मेदार होते हैं। और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो प्रेगनेंसी के शुरुआती 8 सप्ताह तक तो यह हार्मोन्स जो होता है वो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो ये क्या होता है 8 सप्ताह तक तो यह कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होता है। तत्पश्चात स्वयं प्लेसेंटा इसका उत्पादन करने लगती है। प्लेसेंटा के प्रोजेस्टेरॉन के कार्य की बात करें तो यह एस्ट्रोजन के साथ मिलकर प्रेगनेंसी को बनाए रखने में कार्य करता है। और प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी के दौरान माता में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं मतलब परिवर्तन जो होते हैं उनके लिए जिम्मेदार भी होता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि एस्ट्रोजन क्या होता है। और अगर मतलब पूछे इम्पॉर्टेंट में तो उसमें लगाना है कि HCG हार्मोन, एस्ट्रोजन और HPL हार्मोन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और प्रेगनेंसी के लिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये सब आपको लगाना है।
तो ये सब रहा आज का प्लेसेंटा। और इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा में कितने ब्लड मौजूद होते हैं, कितने ml टोटल प्लेसेंटा में कितने ml ब्लड होते हैं। तो टोटल जो होता है 500 ml ब्लड प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा में। अच्छा, ब्लड ये जो होता है वो 350 ml ब्लड किसमें प्रेजेंट होता है। 350 ml ब्लड किसमें प्रेजेंट होता है। जैसे मैं बता दे रही हूँ कि इंट्रावेलस स्पेस में 150 ml ब्लड होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन अब आपको बताना है कि 350 ml ब्लड जो होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, कितने वीक के बाद जो राइट अम्लाइकल वेन होता है वो डिसअपेयर हो जाता है, मतलब कितने सप्ताह के बाद अम्लाइकल वेन ख़त्म हो जाता है। अम्लाइकल वेन मतलब जैसे कि 2 आर्टरी और 2 वेन होता है, तो उसमें से कितने सप्ताह के बाद एक अम्लाइकल वेन नष्ट हो जाता है। ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कितने वीक के बाद, कितने सप्ताह के बाद ऐसा होता है। और क्या है, हाँ, प्राइमरी विलाई का निर्माण कितने दिन में होता है। कौन से दिन में प्राइमरी विलाई का निर्माण होता है। तो प्राइमरी विलाई का जो निर्माण होता है वो 13वें दिन होता है। अच्छा, जो फीटस होता है, हम लोग फीटस बोलते हैं, कितने वीक के बेबी को हम फीटस के नाम से जानते हैं। कितने वीक के बेबी को हम फीटस के नाम से जानते हैं। ये NHM में भी क्वेश्चन आया था, तो इसको भी आपको कमेंट में बताना है। और अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि कितने कितने वीक के बेबी को हम फीटस के नाम से जानते हैं। सो ये रहा हमारा आज का वीडियो, और आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कंप्लीट है DSSB की तैयारी और UP SSC की तैयारी आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।